जैसे उसने वेनेजुला के साथ किया, इनके साथ भी कर देगा। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर इनकी मिसाइल ताकत है और कहीं ना कहीं इनकी मिसाइल ताकत से वो परेशान है, वो घबराता है। वो ये तो जानता है कि ईरान अमेरिका तक नहीं जाएगा, लेकिन वो ये भी जानता है कि ईरान इजराइल को तबाह कर देगा। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होने लगेगी मिसाइल पर, क्योंकि अमेरिका ये भी जानता है कि यूरेनियम में एक बार थोड़ा बहुत समझौता तो ईरान कर सकता है, लेकिन मिसाइल पे नहीं करेगा। और वो वहीं अटैक करने की बात करेगा जहां पर ईरान ना माने, जिद पे आए, ताकि वो दुनिया को दिखा सके, देखो हम बात करना चाहते थे, ये तैयार नहीं हुए। सब लोग ये समझ रहे होंगे कि ये बातचीत है, काहे की बातचीत है। ईरान तो अपनी जगह सही है। ईरान कह रहा है कि हम अपने जो हमारे एटॉमिक तंसीबात के मामलात हैं और जो एनरिच यूरेनियम है, हम ये यूएसए को नहीं देंगे, आईएई को नहीं देंगे। क्यों दें? क्योंकि हम इस पे अपने पीसफुल पर्पसेस के लिए चीजों को डेवलप करेंगे। जो अंकारा में यानी टर्की के बजाय ये अब हो रही है मीटिंग यहाँ आप समझ लीजिए ये ओमान में। इसकी वजह क्या है? क्या ये चेंजिंग किसकी तरफ किसकी से हो तरफ से हो सकती है? सकती है? मुमताज भाई, इसमें ईरान ने दो टूक अमेरिका को कहा था कि पिछली वार्ता जहां खत्म हुई थी और जिस स्टेज पे खत्म हुई थी, शुरू भी वहीं से होगी। बस शॉर्ट में इतनी सी बात है। न कोई डरा, न किसी ने डराया, न किसी ने किसी को ब्लैकमेल किया। ईरान वापस से अमेरिका को घसीट के वो जुलाई में ले गया है, जून में ले गया है, जब हमला हुआ था उसके ऊपर। तो अब यह भी समझिए वहां पर ले जाने का मतलब क्या है। जो अभी नई डील है, इसमें मिसाइल आ गई है, इसमें मलेशिया आ गया है। जो वो वाली वार्ता चल रही थी उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, न्यूक्लियर बम की बात हो रही थी। तो जिस तरीके से एकदम साफ लफ्जों में कहा कि बात जहां पर खत्म हुई थी, बात जहां पर रुकी थी, बात वहीं से शुरू होगी। तो अब आप ये देखना है कि लास्ट मोमेंट तक इन लोगों के क्या क्या कंडीशन रखता है अमेरिका, और कितनी शर्तों पर ईरान तैयार होता है। जबकि हमको उम्मीद तो बहुत कम है कि ईरान इनकी हर शर्त मान जाएगा और इनकी हर शर्त पर तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जो 3 पॉइंट रखे हैं, ये 3 पॉइंट में पहला पॉइंट ऐसा है जिसमें ईरान ये कह सकता है कि AIEA के इंस्पेक्टर को भेजो, वो आ करके देखे कि वास्तविकता में, हकीकत में हमारा जो यूरेनियम इन्रिचमेंट प्रोग्राम जो चल रहा है, वो बम के लिए चल रहा है या हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं। बस इससे ज्यादा तुमको नहीं लगता है कि ईरान तैयार होगा। ना तो ईरान मिसाइल पे कोई कंडीशन रखेगा, शर्त मानेगा, ना ईरान मलेशिया के ऊपर कोई शर्त मानेगा। क्योंकि मुमताज भाई, आज अमेरिका ईरान से बात करने को तैयार है। उसके पीछे रीजन क्या है? जैसे उसने वेनेजुला के साथ किया, इनके साथ भी कर देगा। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर इनकी मिसाइल ताकत है और कहीं ना कहीं इनकी मिसाइल ताकत से वो परेशान है, वो घबराता है। वो ये तो जानता है कि ईरान अमेरिका तक नहीं जाएगा, लेकिन वो ये भी जानता है कि ईरान इजराइल को तबाह कर देगा। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होने लगेगी मिसाइल पर, क्योंकि अमेरिका ये भी जानता है कि यूरेनियम में एक बार थोड़ा बहुत समझौता तो ईरान कर सकता है, लेकिन मिसाइल पे नहीं करेगा। और वो वहीं अटैक करने की बात करेगा जहां पर ईरान ना माने, जिद पे आए, ताकि वो दुनिया को दिखा सके, देखो हम बात करना चाहते थे, ये तैयार नहीं हुए। तो इसीलिए इसको घसीट के लेके गए ओमान, और ये कहा गया अमेरिका से
कि जिस स्टेज पे हम लोगों की बात थी और जिस प्लेस पे मीटिंग थी, मीटिंग वहीं से शुरू होगी और उसी स्टेज से बात होगी। उसके बाद आप 2 सेटिंग में, 4 सेटिंग में मसला हल हो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कोई किसी को डराया नहीं, कोई किसी को ब्लैकमेल करने वाला नहीं था, ना कोई किसी से घबराया है इसमें। एक अपनी बात रखी ईरान ने, अमेरिका ने उसको एक्सेप्ट किया और अमेरिका को एक्सेप्ट करना मजबूरी भी उसकी है, क्योंकि अमेरिका खुद ही लड़ाई से बाहर रहना चाहता है। वो जितना उसने दिखा दिया उसके वर्गलाने पर, उसके बहकाने पर, वो एक अलग बात है कि उसने ला करके अपने सारे हथियार खोल दिए। मतलब एक हिसाब से अपनी 60 से 70% ताकत अमेरिका ने ईरान के आसपास लाके खड़ी कर दी है। तो अब यहां से अगर अमेरिका डिफीट खाता है तो फिर वियतनाम के बाद ईरान का भी नाम जोड़ा जाएगा कि वियतनाम से हार के निकले तो ईरान से भी हार के निकले। तो ऐसी कोई बात नहीं मुमताज भाई। और जो इन्होंने अपना कैरियर पीछे ले लिया है उसमें ईरान की भी बार बार टर्की और कतर के थ्रू ये मैसेज था अमेरिका को कि तुम हमारी रेंज से बाहर जाओ, हमको तुम पे भरोसा नहीं है तो मेरी रेंज से बाहर जाओ। जब तक बात नहीं हो जाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इस बात को लेकर के और एक थोड़ा सा असमंजस ये था अमेरिका को कि कहीं शॉर्ट रेंज मिसाइल से अटैक न कर दिया जाए, क्योंकि लॉन्ग रेंज महंगी आती है, शॉर्ट रेंज सस्ती आती है, क्वांटिटी में शॉर्ट रेंज ज्यादा है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उसने उसको भी पीछे किया है। अब आप देखिए, मैं डील तो तेल की होगी, ये बहाना है मिसाइल, ये बहाना है आपका न्यूक्लियर इन्रिचमेंट। जी मुमताज भाई। ये बहाना भी है और हम ये भी कहें कि बहरहाल यहाँ पे दुनिया तो यही देख रही है कि जिस तरह से अमेरिका आया था और एक प्रेशर बिल्डअप करने की थी और ये कि खाक में मिल जाएगा ईरान और मदरो की तरह वो भी जो है खामनाई साहब को भी उठा ले जाएंगे और वो इससे पहले कहा कि साहब रूस भाग गए हैं पूरी फैमिली की तरह, मतलब तरह तरह की बातें। तो जब इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया तो जाहिर सी बात है कि फिर अब जब वो कुछ नहीं है तो ये सब कुछ जो है वो ईरान के फेवर में जाता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोज बख्त अहमद साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे हैं और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और बहुत ही जिम्मेदाराना आपकी गुफ्तगू होती है। तो फिरोज बख्त साहब, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जंग टल गई और बातचीत जो अंकारा में होनी थी, तुर्की में होनी थी, अब वो ओमान में होगी। तो क्या आपको लग रहा है कि बातचीत पहले भी हुई थी, अब भी कही जा रही है, लेकिन क्या लग रहा है, क्या इसमें हो सकता है? और ये बात, क्योंकि ईरान तो देखिए 2 चीज़ों पे बिल्कुल से वो अड़ा हुआ है। उसने कहा है कि ये जो यूरेनियम मुंतकिल करने की बात है, हरगिज़ मैं नहीं करूँगा और ना इसे रोकूँगा। दूसरा ये कि मैं मिसाइल तो बिल्कुल ही उसको बनाने का काम नहीं रोक सकता और ज़ाहिर-सी बात है कि ईरान आज अगर स्टैंड कर रहा है तो अपनी मिसाइल की वजह से स्टैंड कर रहा है। वरना जिस तरह से इज़राइल ने अटैक किया था, अगर उसके पास मिसाइली ताकत नहीं होती उस वक़्त, तो ईरान तो खत्म हो गया था। वहां तो बोरिया बिस्तर बांधने की पूरी तैयारी थी। तो फिरोज बख्त साहब, फिर बातचीत का क्या आपको क्या लग रहा है? अभी ये कहा जा रहा है कि लड़ाई जो है वो गालिबन नहीं होगी, कुछ है, फॉर द टाइम बिंग नहीं होगी। लड़ाई जो है टेम्परेरीली टल गई है। लड़ाई के बादल अभी छाए हुए हैं, लेकिन ये है कि अभी उनमें से जो है बमों की वर्षा नहीं होगी, वो अभी टला हुआ है मामला। बातचीत दोनों तरफ से, ईरान तो हमेशा से बातचीत करने को तैयार था। ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया था ट्रम्प से कि AEI से भी हमारे सब जो भी आपको करानी है रिसर्च सब करा लो,
हम तो बिल्कुल उसके लिए ओपनली तैयार हैं। हर चीज के लिए वो तैयार है और कराया है पहले उसने अपनी सारी जो भी कुछ है तलाशी वलाशी सब दी थी आईए ईए को, लेकिन बावजूद इसके उसके ऊपर हमला कर दिया B2 बॉम्बर से। अभी तो बड़ी अब क्या कहें इसको सीना जोरी कहें, धोखेबाजी कहें, इस तरह के जो समझिए कि जो मामलात हैं उसके लिए हमारे पास डिक्शनरी में अल्फाज नहीं है कि आपने आप कहो कुछ करो कुछ। अब आप सब लोग ये समझ रहे होंगे कि ये बातचीत है, काहे की बातचीत है। ईरान तो अपनी जगह सही है। ईरान कह रहा है कि हम अपने जो हमारे एटॉमिक तंसीबात के मामलात हैं और जो एनरिच्ड यूरेनियम है, हम ये यूएसए को नहीं देंगे, आईएई को नहीं देंगे। क्यों दें? क्योंकि हम इस पे अपने पीसफुल पर्पसेस के लिए चीज़ों को डेवलप करेंगे। हम एटम बॉम्ब नहीं बनाएँगे। मैं कहता हूँ एटम बॉम्ब बनाओ, हो सकता है बना रखा हो। चूँकि जिस दिन अमेरिका को ये एश्योरेंस हो गया कि ईरान के पास एटम बॉम्ब नहीं है या ईरान एटम बॉम्ब नहीं बना पा रहा, उसी दिन वो ईरान को अटैक करके खत्म कर देगा। तो एक बहुत बड़ी बात है। ये अच्छा है कि ईरान ने अभी इस बात को खोला नहीं है कि एटॉमिक जो तंसीबात हैं, वो कितने कहाँ तक पहुँच गई। हाँ, एक बात और कही ईरान ने कि भई ईमानदारी से अगर आप चाहते हो, अमेरिका से कहा कि अगर आप ईमानदारी से बात करना चाहते हो और हमें हमारे मामलात से जुड़े रहने देना चाहते हो और आप भी अपने मामलात से ईमानदारी से जुड़ो, बेईमानी से नहीं, तो जो हम हमारी 60% स्पीड है एटॉमिक तंसीबात को जो है उसको बढ़ावा देने की, हम 20% तक उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हैं। लेकिन आप कम से कम आप भी तो मामले की बात करो ना। ईरान तो यहाँ तक तैयार हो गया है। हाँ, ईरान ये नहीं करेगा, ईरान स्लो कर देगा, स्लो डाउन स्पीड, लेकिन ईरान इसको खत्म नहीं करेगा। तो ईरान को पता है वो तो उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। जिस दिन ईरान ने अपनी तंसीबात खत्म कर दी एटॉमिक, वहीं देख लेना आप कि अमेरिका से पहले इसराइल उसे खा जाएगा। तो ये ज़रूरी है और बातचीत इसी पे होगी कि भई ऐसा है कि हम एटॉमिक बॉम्ब बनाएँ ना बनाएँ, हम तो पीसफुल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, बनाएँगे भी तो हम छोड़ेंगे थोड़ी। जितने मुल्कों ने एटम बॉम्ब बना रखे हैं, छोड़ते थोड़ी हैं। वो तो एक डेटरेंट है, एक तरह का होका है, डरावा है, जो सबके पास रहना चाहिए और जिसकी वजह से लोग काबू में रहते हैं, अपनी हदूद पार नहीं करते हैं। तो यहाँ तक मेरा ख़्याल है अगर बातचीत हो तो ट्रम्प को मान लेना चाहिए। बाकी ट्रम्प जो है वो बेपेंदी का लोटा है। ट्रम्प का कोई दीन धर्म ईमान नहीं है, ठीक है? और उनके उनके समझिए कि यानी कूट-कूट उनके अंदर कूट-कूट धोखाधड़ी घुसी हुई है, ठीक है? तो वो कब क्या कर जाएँ, कब क्या कह जाएँ, कुछ उनका कोई भरोसा नहीं है। लिहाज़ा ईरान अपने मामलात पे कायम रहेगा, बातचीत चलेगी, ओमान में चले, तुर्की में चले या यूएई में चले, अबू धाबी में चले, जहाँ भी चले। अब इसका फॉलआउट मैं आपको बता रहा हूँ। बातचीत पहले भी चली, कामयाब नहीं हुई। ईरान का स्टैंड वही है, अमेरिका को पता है। तो ईरान फिर ये बातचीत अगर नाकामयाब रही, तो ईरान को फिर ये जो है यूएसए धमकी दे सकता है उसकी अटैक की। तो मेरा ख़्याल ये है कि इनका जो ये है बेड़ा जो है जिसके ऊपर ये बड़ा कूदते हैं, उछलते हैं, ये बेड़ा अभी रहेगा, आस-पास ही रहेगा ईरान के और बातचीत का जो भी है, जो भी उसका हासिल-वसूल होता है, अकॉर्डिंग टू दैट देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, अगर बातचीत असफल हुई इस बार भी और उसने अटैक किया ईरान के ऊपर, तो ईरान जितना अब तक तैयार है, कहते हैं जी हम 6 महीने में अटैक कर सकते हैं, 2 महीने में कर सकते हैं, जब भी अटैक करें। अटैक जब भी करें, ईरान उसके लिए तैयार बैठा है। अटैक कोई कोई अटैक करना यूएसए के लिए, इसराइल के लिए, उनके हवारियों के लिए, उनके हिमायतियों के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो उनका डिसॉल्यूशन हो जाएगा, उन्होंने अटैक किया। आज ही बड़ा हवा उसकी चली कि एक ड्रोन आ गया था ईरान का, इन्होंने उसको उड़ा दिया, कोई बात नहीं। ईरान ने कहा कि हमारा पूरा हक है कि हम अपना हमारा जो इलाका है,
समुद्री इलाका है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही, कौन क्या कर रहा है, और हम वो जो है हम अपना ड्रोन भेजेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि तबाह होने से पहले जो है उस ड्रोन ने अपना जो भी कारकर्दगी करनी थी वो कर लिया। तो ड्रोन अब कोई छोटी-मोटी बात नहीं है ड्रोन का उनके मतलब जो है उनका फ्लोटिला उसके पास पहुँच जाना, अब्राहम लिंकन के पास पहुँच जाना। ये अलग बात है, उन्होंने उसको तबाह कर दिया, और वो भी डरते-डरते तबाह किया उन्होंने। वो डर रहे थे, तमाम जो अंदर फौजी थे उसके, जितने भी हैं, शायद 3-4 हज़ार फौजी हैं उसके अंदर, आपके अब्राहम लिंकन के अंदर, उनकी ये समझिए कि बस ऐसा था कि उनको यानी बहुत डरे हुए हैं, आज भी वो डरे हुए हैं। क्योंकि हर फौजी को पता है कि कहाँ, किस तरीके से वो जीत सकता है और कहाँ किस तरीके से वो हार सकता है या उसको मारा जा सकता है। ठीक ठीक है? तो ये बातचीत जो भी होती है, हम तो दुआ यही करते हैं, अल्लाह से हमेशा से हम ये दुआ करते चले आ रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, जब अमेरिका ने धोखा दिया था और संडे में बमबारी कर दी थी, ये बातचीत कामयाब हो। ईरान हक की राह पे है, ईरान सच्चाई की राह पे है, अमेरिका ज़ुल्म की राह पे है, दादागिरी की राह पे, हिटलरवाद की राह पे है अमेरिका। तो अमेरिका को अब ज़िद बहस नहीं करनी चाहिए। अगर फिर अमेरिका अड़ेगा, उसका भी सत्यानाश हो रहा है। इकोनॉमिकली अमेरिका काफ़ी पीछे चला गया है, ठीक है? मैं कहता हूँ लड़ाई हो जाती है, ये बातचीत बंद हो जाती है, या बातचीत होती नहीं, उससे पहले ही 48-96 घंटों में अटैक हो जाता है, दोनों कंट्रीज़ मुलविस हो जाते हैं वॉर में। उसका फॉल आउट देखिए, कितना ईरान को बर्बाद बर्बाद करते हैं, कितने इसराइल या उनके जो बेसिस हैं अमेरिका की बर्बाद करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। सारी दुनिया में जो बैरल जो कि मान लो आज 70 मतलब उस पे है प्रति मतलब डॉलर, $70 प्रति बैरल है, वो 150 से 200 से ऊपर पहुँच जाएगा। सारी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, तेल आएगा नहीं, और ईरान के अलावा जो उनके रेजिस्टेंट फोर्सेस हैं, वो वहाँ से किसी को जाने नहीं देंगी। तो ये पूरी दुनिया तबाह होगी इससे, चाहे बमों से ना हो, इकोनॉमिकली तबाह होगी, और इकोनॉमिकली यूएसए में काफ़ी परेशानी है। और यही सब मतलब चीज़ों को लेकर के अब वो सोच रहे हैं कि मैं अपना इक़बाल बुलंद करने के लिए क्या करूँ? ठीक है? अब उन्होंने अपना ये है कि आपने कल अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए थे फेस सेविंग। जी हाँ, फेस सेविंग वो मसला क्या है ट्रम्प साहब का, ट्रम्प जो है ना, पहले एक्शन कर जाते हैं, सोचते बाद में हैं, ठीक है? उन्होंने जो उसको फ्लोटिला को सबको यहाँ भेजा, आप समझते हैं फ्री में आया होगा। हालाँकि वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसका फ्लोटिला का यहाँ आना, कभी इस समंदर में चले जाना, कभी उस समंदर में चले जाना, अब शायद अरेबियन सी में चला गया है। तो ये 21 करोड़ रुपए पर डे का इसका सिर्फ खड़े रहने का खर्चा है। ज़्यादा ही होगा, 21 करोड़ या 2100, मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं आया। बहरसूरत जो भी है। तो अमेरिका को तबाह-ओ-बर्बाद करने में लगे हुए हैं ट्रम्प साहब, और अमेरिकन्स को भी अब ये सोच लेना चाहिए कि अब आगे जो इलेक्शन आए, अभी पता नहीं क्या है, हो सकता है इलेक्शन से पहले ही इनको जो टाटा गुड बाय कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें मिल कर के अब इस बात की जानिब इशारा कर रही हैं कि अमेरिका साहब, अंकल कुछ भी कह लो आप, अंकल सैम कह लो या ट्रम्प साहब, आपको अगर अटैक करना है, तो आप 3 महीने या 6 महीने का इंतज़ार मत करिए, अभी कर दीजिए अटैक, ठीक है? अभी कर दीजिए, और उसका फिर जो भी खमियाज़ा होगा वो भुगत लीजिए। ईरान भी भुगत लेगा, मिडल ईस्ट भी भुगत लेगा, दुनिया भी भुगत लेगी। ये सारी चीज़ें हैं। इसी वजह से जो है ये शुद्ध-बुद्ध में पड़े हुए हैं लेकिन ट्रम्प। इतना आसान नहीं है फिरोज बख्श साहब के हमला करें। अगर थोड़ा से भी इनको लगता कि उनके हक में है तो अब तक ये हमला कर चुके होते। दुनिया लाख इन्हें मना करती, लेकिन चूंकि ये मुंह की खा चुके हैं। और ये देखिए, अभी जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने जो बात कही है कि इजराइल क्या कह रहा है, हमारे लिए 7 फ्रंट की लड़ाई के साथ ही साथ 8वां फ्रंट अमेरिका की जनता है। ये अपनी जनता की बात नहीं कर रहे हैं जो प्रोटेस्ट हो रहा है, अमेरिका की जनता की इनको फिक्र हो गई है कि अमेरिका की जनता जो है वो भी हमारे फ्रंट है। ये वही इजराइल है जिसने अमेरिका को भी धमकी दी थी। क्या धमकी दी थी? कहा कि अगर ईरान आज अमेरिका पे हमला नहीं कर रहा है
तो मेरी वजह से अगर मैं नहीं रहूंगा तो ईरान अमेरिका को तबाह कर देगा। ये हमारे जुमले नहीं है, ये नेतन्याहू, ये इजराइल के जुमले हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे अमेरिका अरबों से कहता है कि मेरी वजह से ईरान रुका हुआ है, वरना अब तक तो तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेता। तो आप देखिए चैन किस तरह से घूमती है। लेकिन इसके अलावा दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है राशिद रिजवी साहब, क्या हो सकता है यहाँ पे देखिए, ईरान में कुछ अलग अलग जगहों पर 8 भूकंप जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जो अब नॉर्मल है। लेकिन राशिद साहब, इससे पहले भी वहां पे 6 पॉइंट समथिंग मैग्नीट्यूड का ये इस तरह का जलजला आता रहा है। और जब भी ऐसा हुआ है तो लोगों ने यही शक जाहिर किया है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर टेस्ट उसमें शामिल है या जो भी है। लेकिन इस वक्त जलजला और ये मुस्तकिल इस तरह से आना कैसे देखते हैं। अलग कुछ चीजें और है, मैं पेश कर देता हूं। जयदीप साहब ने कहा, गार्जियन ने लिखा है, एक अमेरिकी ठेकेदार ने व्हाइट हाउस को गाजा में मानवीय सहायता ट्रकों पर लगने वाले शुल्क से 300% लाभ की गारंटी देने वाली एक लॉजिस्टिक योजना का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा एक और अहम खबर है, उसका भी मैं जिक्र कर देता हूं क्योंकि फिर रह जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए, जयदीप साहब लिखा है, एप्स्टीन लीक्स जो है, जो फाइल है, वहां पे एप्स्टीन फाइल से खुलासा हुआ, इंकशाफ हुआ है कि उसने कहा था कि मैं दुनिया में बहुत बुरे लोगों से मिला हूं, लेकिन ट्रम्प जैसा बुरा, ये जो है कहा है कि ऐसा हमने आदमी नहीं देखा। उसमें ऐसा कहा जा रहा है, अभी कितनी इसमें सच्चाई है रिपोर्ट में, लेकिन ये ऐसी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा हसन रिजवी साहब लिखा है, बहुत जल्द नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। अगर ओमान में होने वाली बातचीत कामयाब हुई, समझ लो नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो गया। तो बहरहाल यहाँ पे मैं राशिद रिजवी साहब, सबसे पहले जो जलजला आता है जिस तरह से, कैसे देखते हैं, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे आगे की। मुमताज भाई, हमारा साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल चुकी है कि हम 1 घंटे में पता लगा लेते हैं कि भूकंप की तीव्रता क्या थी और उसका मुख्य केंद्र क्या था। ये 1 घंटे में हमको मालूम हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। पहले से हम लोग उसके ऊपर कोई अपना ओपिनियन न दें, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जब हालात ऐसे बनते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम है, जब ऐसे हालात बने, ऐसे भ्रम फैलाया गया या र्यूमर फैलाई गई या एक्चुअल में है, और इस तरह के जब झटके लगते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है, क्या कहीं ईरान ने न्यूक्लियर बम तो नहीं टेस्ट किया। न्यूक्लियर बम के झटके में और नेचुरल अर्थक्वेक में बहुत फर्क होता है। न्यूक्लियर बम के जो झटके होते हैं मुमताज भाई, उसका जो रेंज एरिया होता है वो 25 से 30 किलोमीटर झटके लगते हैं। लेकिन जो नेचुरल अर्थक्वेक होता है उसका एरिया तो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। बहुत सारे तो ऐसे झटके आए अर्थक्वेक के कि लोगों को 500 किलोमीटर तक महसूस हुए। तो न्यूक्लियर टेस्टिंग वाला झटका और एक्चुअल अर्थक्वेक। अच्छा, ईरान के साथ एक और चीज है, वहां की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि वहां पर भूकंप आया ही करते हैं, और हल्के फुल्के तो अक्सर ही आया करते हैं। 4-5 की तीव्रता के तो एक लोग जैसे हैबिचुअल हो गए हैं। बाकी बड़े झटके तो अभी नहीं आते वहां पर, वरना इससे पहले बहुत तबाही हुई है अर्थक्वेक से वहां पे भी। तो मुमताज भाई, अभी हम इसके ऊपर अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते। जैसे कल आपने कहा था कि एक न्यूज आपके यहाँ ब्रॉडकास्ट हुई थी कि ईरान के ड्रोन को मार गिराया अमेरिका ने। तो हमने उस पर कोई कमेंट नहीं किया था, क्योंकि हमको इतना पता था कि ईरान का ड्रोन उनकी रेकी कर रहा है, और उसके ऊपर ईरान के ऊपर अमेरिका ने ऑब्जेक्शन भी किया था। तो जाहिर सी बात है, वो रेकी करेगा, वो अपनी कमियां क्यों बताएंगे, वो अपनी एक्चुअल लोकेशन क्यों चाहेंगे कि क्या हो रहा है आप जानो। उन्होंने गिराया तो ईरान ने भी क्लियर कह दिया था कि हमको जो चाहिए था वो हमको मिल गया, बात खत्म।
तो इसलिए वो चीज आगे बढ़ी नहीं। लेकिन जब तक कोई चीज बिल्कुल ऑथेंटिकेट नहीं हो जाए तो हमको नहीं लगता कि हम कम से कम हम उसके बारे में कुछ कह सकें। जी मुमताज भाई।